शायद ये वेगा की लास्ट कॉमिक्स थी। ये ऐसा कैरेक्टर था जो ब्लैक बोल्ट से प्रेरित मुझे लगते हैं। ब्लैक बोल्ट फॉरेन कॉमिक्स और मूवीज़ के कैरेक्टर हैं। कोई वर्मा जी हैं इसके। देख सकते कितनी लाइव फोटो बनाई है उस दौर में, बिल्कुल इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके साफ सुथरी बेहतरीन पिक्चर। ये नाम उस समय बहुत चर्चित में था, वत्सला कौशिक। जुल्म का पेड़ ज़्यादा दिन तक खड़ा नहीं रहता, हथौड़ा उसकी जड़ें खोखली होती है और कानून का हर डर उसे दीमक की तरह चाट जाता है। बर्बादी उसका भविष्य होती है। बस ये सब किताबी बातें हैं वेगा। हकीकत यह है कि आजकल जुल्म ही फलता फूलता है और दौलत की ठंडी छाया इसी पेड़ के नीचे मिलती है। ये देख, नोट से भरा बैग जो मुझे भारत के खिलाफ योजना बनाने के बदले मिला है, और अपनी देशभक्ति का अंजाम भी देख ले। रॉकेट के अंतरिक्ष में जाते ही वायुमंडल की रगड़ तेरे जिस्म को जलाकर राख कर देगी। किसी देशभक्त को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है थोड़ा। उसके जिस्म की राख भी बारूद बनकर दुश्मनों की हस्ती मिटा देती है। भारतीय राष्ट्रपति की अनोखी हत्या का रहस्य वेगा ने सुलझाया तो एक भयानक षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। इसी सिलसिले में सुलगा दिया वेगा ने पूरा पाकिस्तान और जा टकराया अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हथौड़ा से। अंजाम आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या रही है। पंद्रह अगस्त 1994 के सुबह ठीक 7:30 बजे जब भारत के राष्ट्रपति सजल बनर्जी 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी तर 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 धा 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 हाय राष्ट्रपति भवन पर अज्ञात व्यक्तियों का हमला हुआ। जवानों, इनमें से एक भी जिंदा बचकर न जाने पाए। मुकाबले के दौरान कुछ अज्ञात आक्रमणकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। फिलहाल थलाइवन वेब सीरीज स्टार्ट हुआ है दोस्तों MX प्लेयर पर, बड़ी अच्छी। वो सुनील शेट्टी और विवेक ओबराय ने उसमें एक्टिंग की हुई है, ज़रूर आप लोग देखें। उसका नाम कुछ और है, मुंबई डेस्क करके है, मुंबई रोड करके है। बड़ा अच्छा वेब सीरीज है, वो भी सुनील शेट्टी उसमें है। वे लोग राष्ट्रपति साहब की हत्या करने की नीयत से आए थे सभी लोग। सेकंड पेज में ये दिखाई देता है कि राष्ट्रपति महोदय जीवित रहते हैं और सुरक्षा प्रहरी उन्हें बताते हैं कि उन हमले को विफल कर दिया गया है। और जब भाषण देने का समय आता है तो महोदय कुछ ऐसा भाषण देते हैं जिससे कि वहाँ पर मौजूद लोगों में थोड़ी सी उत्तेजना बढ़ जाती है। तभी उनके ऊपर एक गोली चल जाती है और वेगा वहाँ पे पहुँच जाता है। प्रोबेबली ये वेगा की बिल्कुल लास्ट कॉमिक्स थी ये हथौड़ा। काफ़ी अच्छी ड्रेस भी बना के रखी थी वेगा की। पर राष्ट्रपति महोदय पर जो हत्या का जो प्रयास किया जाता है उसके बारे में छानबीन चलती है और लोग संबंधित सुरक्षा अधिकारी और इंटेलिजेंस उसके पीछे लग जाते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ ऐसा। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है जब वेगा इस चीज़ की उद्घोषणा करता है, एक देशभक्त आदमी जिसने राष्ट्रपति जी को ऐन मौके पर गोली मारकर अपनी और सभी की दृष्टि में राष्ट्र का भला किया, इतना गौरवपूर्ण कार्य करने के बाद सीना ठोककर सामने आने के बजाय उसने आत्मघात किया। बात कुछ अजीब सी है। इसमें अजीब क्या है, कानून की दृष्टि में तो वह हत्यारा था ही। अपनी ऐसी की तैसी वह पुलिस के हाथों नहीं करवाना चाहता होगा। यहाँ पर उस घटना में राष्ट्रपति महोदय पर
गोली चलने का जो डिस्कशन होता है वो फुल थ्रोटल में होता है। वो जो फ़ोन रहता है वो ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल से रहता है, जहाँ राष्ट्रपति जी इलाज के लिए रखे गए थे। और जब पूछा जाता है वेगा से कि इस मामले में पूरी बात करो, तुम्हें क्या षड्यंत्र नज़र आ रहा है, जब वेगा से पूछा जाता है तो वेगा बताता है, सीधी सी बात है कमिश्नर साहब, राष्ट्रपति जी ने जो घोषणा की थी वह अप्रत्याशित थी, पूर्व नियोजित भाषण में ऐन वक्त पर जोड़ी गई। मंत्री व अधिकारियों तक को इसकी पूर्व सूचना नहीं थी, तो भला हत्यारे को आभास कैसे हो सकता था। बात तो ठीक थी, पर वेगा का मतलब क्या था, नहीं हो सकती थी, ठीक है। यानी हत्या का फैसला उसने भाषण सुनते सुनते ही ताव में आकर कर लिया होगा। जाहिर है, कहीं ये तुम नहीं कहना चाहते कि जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐन वक्त पर किए गए फैसले में टेलीस्कोपिक राइफल और पोटेशियम साइनाइड लाने का और पेड़ पर चढ़ने का उसी वक्त ही कहा था और नहीं धैर्य था। इसका मतलब साफ है, राष्ट्रपति की हत्या करनी है, यह योजना उसने पहले ही बचा ली थी, और उसने पहले ही ये योजना बचा ली थी सबसे नज़रों से बच के, और रात को या सुबह होने से पहले ही ऐन वक्त पर पेड़ पर चढ़कर तैयार बैठा होगा कमिश्नर साहब। ओ माय गॉड, यू आर राइट वेगा। बात समझ में आई तो आईजी और डीआईजी के माने पत्ते ही हिल गए। वेगा उस घटना पर काफ़ी गहराई से छानबीन और जांच पड़ताल करता है। तभी वहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट पर आवाज़ आती है और सभी अलर्ट हो जाते हैं। सुरक्षाकर्मियों ने डीआईजी साहब के नेतृत्व में उस अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, और आईजी साहब स्वयं ही आईसीयू के दरवाजे पर जा डटे थे। राष्ट्रपति तक कोई आ भी गया तो मारा जाएगा। और वेगा, इस हमले की आड़ में ये लोग क्या करना चाहते हैं, यह खुला हमला तो दिखावा भर है। इस तरह के वीडियो गेम्स हम लोग 90 के दशक में काफ़ी खेले हुए हैं। मित्रों, आपको मेरी ये स्टोरी अगर पसंद आएगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जब वेगा ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि आसमान में से हेलीकॉप्टर में से कोई बॉम्ब थ्रो किया जा रहा है, और वेगा अपनी वेगा पावर का यूज़ करके उस बॉम्ब को बीच में ही रोक लेता है। और वेगा जो है कि हमलावरों को मारता पीटता हुआ, तभी वहाँ पर पुलिस का जीप भी नीचे से फायरिंग करता है हेलीकॉप्टर्स वगैरह पे। फिलहाल में राष्ट्रपति जी महोदय को वो लोग बचा लेते हैं किसी भी प्रकार से। अजीब बात, उनकी पत्नी उन्हें बताती है, वे सुबह दौड़ लगाने जाते थे तब फ्लीट ही पहनते थे, वरना चमड़े के जूते, ये गोला शू तो उनके पास कभी भी नहीं होते थे। आर यू श्योर? जी हाँ बिल्कुल। जस्ट ए मिनट मैडम, आपके पति राष्ट्रपति जी किस नंबर का जूता पहनते थे? 8 नंबर का। क्यों? बात इतनी अजीब थी कि उलझती जा रही थी। उन जूतों का नंबर 7 है। आईजी, डीआईजी और राष्ट्रपति की पत्नी तीनों के दिमाग घूमेंगे, लेकिन वेगा के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या कल परसों में या आज सुबह से उनमें से उनकी आदतों में से कोई परिवर्तन सा या विचित्रता महसूस कर रही थी? जी नहीं। क्यों? बात क्या है वेगा? वेगा ने आजी साहब की बात न ही सुनी हो जैसे। ठीक से याद कीजिए मैडम, कोई भी खास बात, जरा भी अजीब, जरा भी नहीं। राष्ट्रपति जी की पत्नी सोच में पड़ गई। अजीब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, भवन पर हुए हमले के बाद जब वे समारोह के लिए रवाना हुए थे तो मेरी उनसे बात हुई थी। रात को ठंड लग जाने से उनकी आवाज़ कुछ बैठ गई थी। यही नहीं बात है, अगर आप इसमें अजीब समझे।
साहब, आप में जो भी वेगा हो उसे तुरंत गृह मंत्रालय बुलाया गया है। आप गृह मंत्री जी का फ़ोन आया था। ठीक है। आईजी साहब, अभी राष्ट्रपति जी की पत्नी को कुछ मत बताएं, पर मेरा ख्याल है कि जिसे गोली लगी है वो राष्ट्रपति नहीं है। क्या? बिल्कुल चौंक करके वो जवाब देते हैं, आईजी साहब के लिए अब तक के चक्कर बहुत थे, वेगा की इस नई बात ने जैसे उनको घन चक्कर ही बना के रख दिया था। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं समझा, पर अगर यह सच है तो बेकार ही इस आदमी की सुरक्षा के लिए उलझे रहे। नहीं नहीं आईजी साहब, अगर यह आदमी राष्ट्रपति नहीं है तो इसकी सुरक्षा और भी जरूरी है। फिलहाल मैं चलता हूँ। आईजी को पत्थर का बुत बनाकर छोड़कर वेगा जल्दी ही गृह मंत्री के सामने जा पहुंचा। वेगा, एक जरूरी का ऐसा काम है जो तुम ही कर सकोगे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ। ऐसा क्या काम था? राष्ट्रपति जी की घोषणा अनुसार हमें सभी पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करना पड़ रहा है, पर उनमें से एक ऐसा भी है, मेजर WM कद्दाफी, जिसे हम किसी भी कीमत पर रिहा नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी है। राष्ट्रपति जी ने घोषणा विदेशी अतिथियों के सामने की थी, सार्वजनिक तौर पर की थी। यदि उस पर अमल न किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का उपहास होगा। हमारे देश की जनता में भी बदगुमानी फैल सकती है। तुम समझ रहे हो ना वेगा? जी हाँ, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, पर आपको सभी युद्धबंदियों को रिहा करने होंगे। पर मेजर गद्दाफी में क्या खास बात है? वो अमेरिका से प्राप्त एक मिसाइल लॉन्चर एक्सपर्ट है और पाकिस्तानी थल सेना का योग्य और अनुभवी सेनानायक भी। पाकिस्तान को अमेरिका से अभी हाल में ही 3 अति भयंकर रॉकेट मिसाइल मिले हैं। यदि युद्ध में या वैसे ही पाकिस्तान उनका प्रयोग कर ले तो पूरा भारत विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। लेकिन कद्दाफी तब तक हमारे कब्जे में रहेगा। यहाँ भी वेगा राष्ट्रपति महोदय की सुरक्षा के लिए काफ़ी चिंतातुर होता है। लेकिन कद्दाफी तब तक हमारे कब्जे में है। वे रॉकेट मिसाइल शोकेस में रखे खिलौने के समान बेकार है। कद्दाफी के वहाँ पहुँचते ही सभी खिलौने प्रलय दूत बन जाएंगे वेगा। ओ, तब तो एक ही तरीका है, मेजर को रिहा करने के बाद ही ख़त्म कर दिया जाए। यही हम भी चाहते हैं वेगा। इसी काम के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। मेजर भारत की सीमा सुरक्षित पार कर ले, पर पाकिस्तानी शिविर में जिंदा न जाने पाए। ये काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी सैनिक बखूबी कर सकता है मंत्री जी। बेशक, लेकिन उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल भारत की छवि बिगड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान से हमारे संबंध और भी कटु हो जाएंगे। हमारा कोई सरकारी आदमी गुपचुप भी यह काम करे तो उसके पहचान के लिए या पकड़े जाने पर सारे संसार में भारत की बदनामी होगी। वैसे भी मेजर कद्दाफी के महत्व को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी सीमाओं पर विशेष चौकसी होगी। ऐसे में हमारा आदमी वहां पहुंचना ही कठिन होगा। तुम सरकारी आदमी नहीं हो, अपनी वेगा पावर से चकमा देकर पाकिस्तानी सीमा में घुसना भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। बहादुर हो, विश्वासपात्र और देशभक्त हो। वेगा तो देश के लिए हमेशा सिर पर कफन लपेटने को तैयार रहता है। आप फिक्र न करें सर, इस मामले को मैं देख लूँगा। मेजर की मौत अब तय हो गई है। गॉड ब्लेस यू माई सन। फिर राष्ट्रपति जी की हत्या के प्रयास के सिलसिले में अब तक घटी घटनाओं से जमा जोड़ जो तथ्य वेगा ने निकाले थे, वह गृह मंत्री जी ने सुने तो उनकी भी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। कुछ देर गृह मंत्री जी को सारी योजना समझाने के बाद जब वेगा गृह मंत्री जी के साथ आर्मी हेडक्वार्टर के लिए रवाना हुआ तो गृह मंत्री जी का चेहरा 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक रहा था। और पाकिस्तानी सीमा में कैसे घुसना, यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। शत्रु का जूता और उसी का सर तुम्हारा जवाब नहीं है वेगा। काम बहुत कठिन है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नियत समय पर कड़ी सुरक्षा में पाकिस्तानी युद्धबंदियों का काफिला रवाना हुआ और भारत की सीमा पार की। पाकिस्तानी सीमा पर युद्धबंदियों की गणना शुरू हुई। लगता है ये कॉमिक्स उस समय लिखा गया होगा जब स्टोरीज़ वगैरह लिखने पर काफ़ी ज़्यादा वर्क और मेहनत किया जा रहा था, क्योंकि इसकी स्टोरी में नयापन है, थ्रिल है, सस्पेंस है, ऊपर से सीमा पार आतंकवाद भी दिखाया गया है। तो आई थिंक ये 96, 97 या 98 की कॉमिक्स लग रही है, क्योंकि उन 2-3 साल में अजीब तरह की स्टोरियाँ लिखी गई, काफ़ी बेहतरीन। जिसमें मनोज कॉमिक्स बेहतरीन सीरीज है, फिनोमिनल, असाधारण। सभी उपस्थित हैं जनाब, शिनाख्त भी कर ली गई है। मेजर WM कद्दाफी, कैप्टन YK निजाम, कैप्टन MK लॉरी, ब्रिगेडियर MS खान,
लेफ्टिनेंट एजे कुरैशी, सुबेदार वीएन अली, सार्जेंट कमांडर। लेकिन वेगा कहाँ था? मुख्य छावनी को सूचना। कर्नल सलार जंग। गुड नून सर। जी हाँ। मैं मेजर जान निसार अख्तर, पठान रेजिमेंट। यस सर। गिनती हो गई है, हमारे सभी साथी हमारी सीमा में सुरक्षित आ गए। यस सर। यहाँ सारा काम सही तरीके से निपट गया था, मगर कहीं एक काम भी तुम सही तरीके से नहीं निपटा सके। कर्नल सलार जंग। गुड नून सर। जी हाँ। मैं मेजर निसार अख्तर, पठान रेजिमेंट। यस सर। गिनती हमारी पूरी हो गई, हमारे सभी साथी उनके जो मेन जो कंट्रोल रूम रहते हैं उसमें कोई सूचना वो लोग दे देते हैं, और हथौड़ा नामक जो विलेन रहता है वो फर्स्ट टाइम दिखाई देता है अपने सैनिकों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए, निर्देश। वो अपने मातहतों को काफ़ी झिड़कियाँ देता है, झिड़कियाँ। और ऐसी उसकी बात में रहती है, चेहरा काफ़ी भयानक रहता है उसका। और इस फ्रेम में हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट होने की सूचना देता है एक अफसर। और यहाँ पर सभी इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस कमिश्नर वगैरह सभी लोग चिंता जाहिर करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय पर दोबारा आक्रमण हो सकता है, और उस आक्रमण के पीछे किसी की चाल या अधूरी साजिश हो सकती है। ये जो फिकर है वो द्रोणा फीचर्स और वत्सला कौशिक वगैरह, वो लोग जो उस समय कॉमिक्स के आर्टिस्ट थे, फाइन आर्टिस्ट थे, उनका बनाया हुआ है। प्रोफेसर गोशा, वेगा को इस खतरनाक मिशन पर भेज तो दिया गया है, पर 3 महत्वपूर्ण और कठिन कार्य शत्रु की नाक के नीचे, कहीं उसका जीवन और सारी योजना खटाई में न पड़ जाए। तिवारी, मेरी राय मानी है तो मेरा भरोसा भी करो, वेगा मामूली आदमी नहीं है, वह अजूबा ही है, और फिर सच्चाई का तो कुदरत भी साथ देती है। हाँ, ये तो है। गृहमंत्री जी को भले ही प्रोफेसर गोशा की बात कोरा दिलासा लगी हो, लेकिन वेगा को लोग जानते हैं, वे समझते हैं कि वेगा वीए का दूसरा नाम है, और प्रोफेसर गोशा ने ही शायद विजय को बनाया था वेगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी खेमे में कुछ अलग ही मीटिंग चल रही होती है। खुशामदीद मेजर, तुम्हारे बिना तो हम अपाहिज से हो गए थे, हमारी सब योजनाएं अधूरी रह गई थी। भारत को बर्बाद करने का सामान तो था, पर उसे इस्तेमाल करने वाले तुम नहीं थे। खुदा का शुक्र तुम आ गए। वेलकम मेजर कद्दाफी, तुम्हें भारत से पाकिस्तान लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े कर्नल को। आखिर रंग ले ही आई मेहनत, कर्नल की और मेहनत और तुम्हारा दिमाग प्रोफेसर। शुक्रिया, आप सभी को आदाब। और वेगा था कि उसका पता ही नहीं था। तुम्हारी वापसी की खुशी में एक खास तोहफे का भी इंतजाम किया है मेजर, ये देखो। चक्कर में पड़ गए ना मेजर? पूरा भारत इसी चक्कर में पड़ा होगा। यह सारा कमाल प्रोफेसर हथौड़ा का है, मगर ये सब हुआ कैसे? और जब कर्नल ने बनाया तो मेजर की आंखें फैलती चली गई, और अंत में सुभान अल्लाह, भारत का राष्ट्रपति सजल बनर्जी हमारा कैदी। खूब, पर मैंने तो सुना था कि किसी ने आज सुबह इसे गोली मार दी थी। यह भी ठीक सुना तुमने। वह ठहाका लाकर हंस पड़ा।
हा 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 हा। कमाल है कर्नल, प्रोफेसर के दिमाग का जवाब नहीं। इब्लीस भी प्रोफेसर की बराबरी नहीं कर सकता। इब्लीस एक उर्दू या अरबी शब्द है, उसका मतलब होता है शैतान। हा 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 हा। ये खूब कहा तुमने मेजर। और वो देखो, तुम 3-3 अमेरिकन मिसाइल, ये पूरे मुल्क का नामो निशान मिटा देने के लिए काफ़ी है कर्नल। तुमने ठीक कहा मेजर। अभी तुम आराम से दिलजोई करो, कल तड़के ही इन्हें भारत पे देंगे। सुबह का इंतजार क्यों कर्नल, आज ही, अभी ही। इससे बड़ी दिलजोई और क्या होगी। भारत को शोलों में लिपटा देने की तो बरसों से तमन्ना थी। दैट्स ए स्पोर्ट मैन स्पिरिट मेजर, गुड। मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करो प्रोफेसर। मेजर हिंदुस्तान की बर्बादी देखने को बेचैन हो रहा है। लेकिन बेचैन तो कोई और भी हो रहा था। भारत की बर्बादी चाहने वालों को बर्बाद करने के लिए काम आसान हो गया था। राष्ट्रपति भी यही मिल गए। बस ये लोग फौरन ही मिसाइल दागना चाहते हैं। मुझे खुलकर सामने आना होगा। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति जी की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। जब तक वे इनके कब्जे में है, मैं जीती हुई बाजी भी हार सकता हूँ। भारत का बर्बादी का फैसला हो गया। और ये वेगा रहा, ये आर्मी की सूट में। वो शायद जब काउंटिंग हो रही थी, जब सोल्जर्स की, उसी समय वेगा छुप करके शायद उसमें था। ले चलते हैं आपको उस पेज पर एक बार फिर से, आपका रिकॉप हो जाए। ये देखिए, इसी फ्रेम में वेगा कहीं ना कहीं छुप करके होगा और उसको बड़ी सावधानी के साथ आर्टिस्ट ने बना तो दिया है। कहीं ना कहीं हिंट के तौर पे ज़रूर होगा वो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इसी में वेगा पहुंच गया था जंगल में जब उनकी काउंटिंग चल रही होगी। तो अच्छा सीन बनाया इन्होंने। महाबली शेरा मनोज कॉमिक्स में भी जंगल वगैरह के नेचुरल सीन बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जंगल आर्टवर्क सिंपल, अच्छी स्टोरी, काला पेट की स्टोरी बेहतरीन, एक तरह से सिंपल में, साधारण में। यहाँ से एक्शन सीन स्टार्ट हो जाता है। वे लोग अपनी तैयारी में जुटते हैं और वेगा अपनी टनन टनन वायरलेस सिस्टम, कंट्रोल रूम, शस्त्रागार, सबका इलाज करना है। और फिर राष्ट्रपति कैद खाने में मानो तूफान ही आ गया। हाय उफ, क्या बवाल आ गया, धड़ाक। यह बवाल नहीं, काल था। रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी के शोरगुल में दबकर रह गई थी। कैद खाने के प्रहरियों के हलक से निकली चीखें। वेगा का वेग इतना तेज था कि गोली चलाने वाले को क्या, किसी को संभलने का भी मौका न मिला। ठाक ठीक, अल्लाह। राष्ट्रपति सजल बनर्जी भी हैरान थे। बिजली और चीते को मात करने वाला ये कौन है जो इस लंका में हनुमान बनकर आया है। जल्दी जवाब में मिल गया। श्रीमान जी, मैं वेगा हूँ। भारत से मेजर कद्दाफी को ख़त्म करने के लिए भेजा गया हूँ। आप कृपया किसी सैनिक के कपड़े पहनकर तुरंत यहाँ से निकल जाएं। अधिक देर हो गई तो मैं शायद आपकी कोई मदद न कर पाऊँ। तो मेरी चिंता मत करो वेगा, अपने मिशन को पूरा करो। अगर कद्दाफी यहाँ पहुँच चुका है तो उसकी मौत मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। आप वास्तव में राष्ट्रपति होने के योग्य हैं महोदय। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। एक संक्षिप्त सी मुलाकात के बाद दोनों विदा हुए। अब देखता हूँ शैतान चौकड़ी को और उसके रॉकेट लॉन्चर को। अब वेगा एक हद तक निश्चिंत था। सही वक्त पर अपना काम निपटाया था वेगा ने। एवरीथिंग इज रेडी कर्नल। मेजर अब मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, आप चलें, हम आ रहे हैं। ओछो की नीयत हमेशा खराब रहती है। प्रोफेसर ने लड़की तो पटाखा रखी है कर्नल। पटाखों की छोड़ो, धमाकों को की सोचो मेजर। तुम्हें अभी मिसाइल लॉन्च करने हैं, जल्दी। विनाश लीला की भूमिका बांधी जा चुकी थी। तैयारी पूरी है मेजर। लॉन्चर तुम्हारी प्रतीक्षा में है और बर्बादी भारत की प्रतीक्षा में। मैं भी तैयार हूँ प्रोफेसर। भारत और बर्बादी के बीच उतना ही फासला रह गया है जितना इस लॉन्चर और मेरे बीच में है। हमारी बरसों की साज आज पूरी होगी मेजर। अच्छा चित्रांकन, अच्छा फ्रेमवर्क। तो ये जो था वो हमारे बचपन का एक खुशनुमा एहसास था। खासकर मैं तो इस तरह की फिगर देख करके काफ़ी खुश हो जाता था। मिलिट्री बेस, रॉकेट मिसाइल लॉन्चर वगैरह। मगर कुछ कदमों के उस मामूली फासले के बीच में आ गई एक अभेद दीवार ने उन्हें वहीं रोक दिया।
इतना आसान नहीं है भारत को तबाह करना। तुम लोग प्रतीक्षा ही करते रहोगे, वर्षों की साथ नहीं, मेरे हाथों आज तुम लोग पूरे हो गए। तो ये थी वो अभेद दीवार, जुल्म और पाप के रास्ते पर राष्ट्र और मानवता की रक्षा के लिए, शत्रुओं के बढ़ते हुए अपवित्र कदमों को रोकने के लिए हमेशा खड़ी होती थी, जिसका नाम है वेगा। अच्छा फिगर बना दिया इस बार लोगों ने। कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गए? अच्छा सवाल है और अच्छा जवाब। इसका आसान जवाब है मैं वेगा हूँ। जिस तरीके से तुमने हमारे राष्ट्रपति का अपहरण किया, उस तरीके से मैं यहाँ आया हूँ। अपना कैप्टन वाई के निजाम तो याद ही होगा आपको। तिलमिला उठा था कर्नल सजार जंग, यू बास्टर्ड। निजाम के भेष में तू यहाँ भले ही आ गया हो, जाएगा नहीं, शूट हिम। गोलियां तड़तड़ाई और सरसर वेगा सरसराया, तर 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 धा धा खट 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 खटाक तड़ाक, और गाज गिरी कर्नल के सिर पर धड़ाक। हथौड़ा और कद्दाफी को भी प्रसाद मिला, हिक धड़ाम। वेगा के हाथ से पैदा हुआ हवा का तूफान कोनों में रखी संगीनों को ले उड़ा। मैं तुम्हारे नापाक इरादों को खाक में मिला दूंगा कुत्तों, और संगीले लब की पाकिस्तानी लहू चाटने के लिए। हाय ठीक ठाक वाह। डॉक्टर नूरिया एक स्त्री होने के कारण वेगा के जलाल से बच तो गई, तो उसे समझदारी दिखाने का मौका मिल गया। राष्ट्रपति बनर्जी को ढाल बनाए बिना इस तूफान को रोका नहीं जा सकता, पर राष्ट्रपति बनर्जी वहां था ही नहीं। ओह माय गॉड। इसी बीच वेगा का काम बदस्तूर जारी था। उसकी निगाहें कद्दाफी को ढूंढ रही थी। कद्दाफी कहाँ गया? उसे खत्म करना है। और कद्दाफी वेगा को खत्म करने के चक्कर में था। अब तू गया काम से। मौके का फायदा उठाकर वह पता नहीं कब ऊपर पहुंच गया, और अब वेगा को ऊपर पहुंचाने का इंतजाम कर रहा था। कोशिश हुई, पर ड्रम की परछाई जमीन पर देखकर वेगा ने भी बचने की कोशिश की। ये फ्रेम में दिखाई दे रहा है कि वेगा किस प्रकार से बचने की कोशिश कर रहा है। नतीजे के तौर पर ड्रम वेगा के सिर पर ना गिरकर कमर पर आ गिरा। ओफ, जरा सा देर हो गई। देरी का परिणाम वेगा को भुगतना पड़ा, वह बेहोश हो गया। उफ, जान मुसीबत में कर दी थी कमबख्त ने। हमारे आधे से ज्यादा आदमी मार डाले। पीछे के फ्रेम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये व्यक्ति नजरें बचाते हुए जब वेगा विध्वंस कर रहा होता है, तो ठीक उसके ऊपर पहुंच जाता है और ड्रम गिराने के लिए उसके सिर के ऊपर, और ड्रम गिरा भी देता है। जिस प्रकार से वेगा को लग जाती है और वो गिर करके बेहोश हो जाता है। उफ, जान मुसीबत में कर दी थी कमबख्त ने। हमारे आधे से ज़्यादा आदमी मार डाले। मगर सांड सा ताकतवर है ये कर्नल। 60 किलो का ड्रम 20 फुट की ऊंचाई से किसी की ओर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी पसलियों समेत चूर हो चुकी होती। तभी घबराई हुई नूरिया वहां पहुंची। खुदा का शुक्र है तुमने इस आंधी पर काबू पा लिया। वहां राष्ट्रपति गायब है। हमारे कंट्रोल रूम तथा वायरलेस सिस्टम के भी तार कटे हैं। राष्ट्रपति गायब है, तार काट दिए गए हैं। हम रेड अलर्ट की खबर भी नहीं कर सकती। या खुदा, ये सब इसी बदमाश की करतूत है, और इसका वो हल करूंगा कि तारीख भी याद रखेगी। राष्ट्रपति भी जिंदा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल राष्ट्रपति को छोड़ो कर्नल, इसका कुछ इंतजाम करो। ये होश में आ गया तो संभालना मुश्किल होगा। इंतजाम तो तगड़ा किया गया। वेगा को होश आया तो वह एक मिसाइल से बंधा था। उफ, जरा सी चूक ने सारी बाजी पलट दी। कहिए हजरत, अब कैसे मिजाज है? पाकिस्तानी शिविर में घुसकर उत्पात करने का नतीजा देख लिया तुमने, अब जल्दी ही भुगत भी लोगे। पहले तुम इन दोनों रॉकेट मिसाइल छूटने के नतीजे में अपने प्यारे भारत के 66.5% हिस्से को तबाह होते सामने टीवी स्क्रीन पर देखेगे, और फिर कहते हुए अफसोस होता है, पर तीसरे मिसाइल से होने वाली मुकम्मल तबाही तुम देख नहीं पाओगे।
क्योंकि इसके पहले ही तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, मजबूरी है। नहीं प्रोफेसर, इसने बहुत पाकिस्तानी खून बहाया है। पहले मैं इसका मिसाइल दागूंगा, पहले मैं इसी का मिसाइल दागूंगा। मैं इसे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकता, नहीं देख सकता। जुल्म का पेड़ ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता, थोड़ा विनाश काल में बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। आजकल जुल्म ही फलता फूलता है बेगा। दौलत की ठंडी छाँव इसी पेड़ के नीचे मिलती है। मेजर कद्दाफी को छुड़ाने की योजना के बदले मुझे बोरा भर के डॉलर मिले हैं। रही बात तेरी, तो तेरा विशाल का विनाश काल आ गया है। मिसाइल के दागते ही वायुमंडल की रगड़ तुझे जलाकर राख कर देगी। एक देशभक्त की जान इतनी सस्ती नहीं होती थोड़ा, कि उसके जिस्म की राख भी बारूद बनकर शत्रु की हस्ती मिटा देती है। ये ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा क्या होने वाला था वहां पर? मेजर कद्दाफी का खून खोलने लगा। प्रोफेसर, मैं इस आदमी को की गंदी जुबान और अंगारे नहीं बोलने दूंगा। मैं इसी का मिसाइल लॉन्च करने जा रहा हूँ, मुझे रोकना मत। उसी वक्त दंदनाई एक स्टेन गन और जो कर्नल सालार जंग को एक मुर्दे बदल गई और मेजर को घायल कर गई। यह थे सजल बनर्जी, पर ये अभी तक वहाँ क्या कर रहे थे? जवाब में हथौड़ा के रिवॉल्वर से लपका 16 और राष्ट्रपति सजल बनर्जी के कंधे का गोश्त ले उड़ा। उफ, बाल बाल बचा धाएं। तब तक घायल मेजर वेगा नारा लेकर मिसाइल लॉन्च कर चुका था। उफ, मेरे यहाँ पर रुकना बेकार गया। मैं वेगा की मदद नहीं कर पाया। मैं वेगा की मदद नहीं कर पाया, पर वेगा को किसी मदद की जरूरत थी ही कहाँ। वेगा पावर का एक ही जबरदस्त झटका जनरल वेगा के बंधनों को तोड़ता हुआ वेगा को मिसाइल से ले अलग उड़ा, बल्कि मिसाइल की दिशा में भी हल्का सा परिवर्तन कर गया था। राष्ट्रपति महोदय, मैं आपका साहस प्रशंसनीय है, पर आपको यहाँ से चले जाना चाहिए था। वाह, ओह, और यह दिशा परिवर्तन भारत की सुरक्षा के लिए वरदान सिद्ध हुआ। वेगा ने अब तक पाकिस्तानी शिविर में अपने उड़ने की क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए कर्नल सजाद जंग इस विषय में कोई पूर्व उपाय नहीं कर पाया था। दुश्मन का यही अज्ञान वेगा का अंतिम हथियार बन गया था। राष्ट्रपति को घायल देखकर वेगा कहर बनकर टूट पड़ा था थोड़ा पर। तूने भारत के राष्ट्रपति पर गोली इसी हाथ से चलाई है ना? थोड़ा कड़ाक है। अब जिंदगी भर एक हाथ से भारतीय जेल के में पत्थर तोड़ेगा। हाय कड़ाक। पापा, अब जिंदगी भर एक हाथ से भारतीय जेल में पत्थर तोड़ेगा। हाय। मामला नाजुक देखकर नूरिया गन की ओर लपटी। नूरिया पर नाजुक नूरिया को बेहोश कर देने को वेगा एक ही झटका काफी था। फिर वेगा ने जब खबर ली मेजर कद्दाफी की, वह दूसरा मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी में जुटा था और वेगा उससे बहुत दूर था। पर वेगा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने पर में हवा जितना ही वक्त लगता है, तो जब यह वेगा के रूप में होता है, इट मीन्स कि वेगा के पास वेगा पावर है, जिसके पास एयर की बहुत बेहतरीन स्पीड है इसके पास। मेजर कद्दाफी को वेगा ने बड़ी बुरी मौत मरा। ओह, शरीर से जान निकलते वक्त मेजर को अपने शरीर के दिल के हर क्षेत्र में खून उबलना पड़ा था। हथौड़ा वेगा का यह देखकर
हथौड़ा वेगा का विकराल रूप देखकर भयभीत हो गया। अपने टूटे हुए हाथ को लटकाए उसने वहां से भागने की कोशिश की। हथौड़ा वेगा का विकराल रूप देखकर भयभीत हो गया। अपने टूटे हाथ को लटकाया उसने वहां से भागने की कोशिश की। भागता कहाँ है बेटा, तुझे तो अभी अपनों से साजिश का हिसाब देना है। साथ ले जाने की में सहूलियत हो, इसलिए वेगा ने हथौड़ा को एक भरपूर वार से बेहोश कर दिया था। मेजर कद्दाफी को वेगा ने बड़ी बुरी मौत मारा। धड़ाक धाड़। शरीर से जान निकलते वक्त मेजर को अपने शरीर के हर छेद से खून उगलना पड़ा था। हथौड़ा वेगा का विकराल रूप देखकर भयभीत हो गया। जाता कहाँ है बेटा, तुझे तो अभी अभी अपनी साजिश का हिसाब चुकाना है। साथ ले जाने में सहूलियत हो, इसलिए वेगा ने हथौड़ा का भूमि पग साली ले जाने की सहूलियत को, इसलिए वेगा ने हथौड़ा कर दिया है कि ये बाई मस्ती है। वेगा ने हथौड़ा को एक भरपूर वार से बेहोश कर दिया। ओह, यह तेरी छलकूद बंद करने के लिए काफी होगा। कट 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 कट। तभी ऊपर भारी बूटों की आवाजें गूंजने लगी। काम समय से निपटा राष्ट्रपति महोदय, पर अभी ये 2 मिसाइल रॉकेट बाकी हैं, इन्हें नष्ट कर देना जरूरी है। वो बमों के बंडल इनके लिए काफी होगा। नतीजे के तौर पर ड्रम वेगा के सर पर ना गिरकर कमर पर आ गिरा, जिससे कि वेगा बेहोश हो जाता है और इधर वो दोनों लोग चैन की सांस लेते हैं। तभी घबराई हुई नूरिया वहां पहुंचती है। खुदा से शुक्र है हमने इस आंधी पर काबू पा लिया। वहां राष्ट्रपति गायब है, हमारे कंट्रोल रूम तथा वायरलेस सिस्टम के भी तार कटे पड़े हैं। राष्ट्रपति गायब, तार काट दिए गए, हम रेड अलर्ट की खबर भी नहीं कर सकते। या खुदा, यह सब इसी बदमाश की करतूत है। और वे लोग इसको बेहोश पड़े वेगा को ले जाते हैं और ले जाके बांध देते हैं। वेगा को जब होश आता है तो वो एक मिसाइल से बंधा होता है और अफसोस कर रहा होता है। और वे लोग उस देश में तबाही का बातचीत कर रहे होते हैं। वेगा के जुल्म का पेड़ ज़्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। थोड़ा विनाश काल में बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। आजकल जुल्म ही फलता फूलता है। वेगा, दौलत की ठंडी छांव इसी पेड़ के नीचे मिलती है। मेजर कद्दाफी को छुड़ाने की योजना के बदले मुझे बुरा भर डॉलर मिले। रही बात तेरी, सो तेरा विनाश काल आ गया है। मिसाइल के दागते हुए वायुमंडल के अगर तुझे जलाकर राख कर देगी। एक देशभक्त की जान इतनी शरारती सस्ती नहीं होती हथौड़ा। उसके जिस्म की राख भी बारूद बदलकर शत्रु की हस्ती मिटा देती है। ये देख, ऐसे नहीं मानेगा क्या होने वाला था वहाँ। मेजर कद्दाफी का खून खोलने लगा। प्रोफेसर, मैं इस आदमी की गंदी जुबान और अंगारे नहीं उगलने दूंगा। मैं पहले इसी का मिसाइल लॉन्च करने जा रहा हूँ, मुझे रोकना मत। उसी वक्त दंदनाई एक गन जो कर्नल सलार जंग को एक मुर्दे में बदल गई और मेजर को घायल कर गई। यह थे सजल बनर्जी, पर ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जवाब में हथौड़ा की रिवॉल्वर से लपका 16 राष्ट्रपति सजल बनर्जी के कंधे का गोश्त ले उड़ा। बाल बचा। तब तक घायल मेजर वेगा
वाला मिसाइल लॉन्च कर चुका था, मेरा यहाँ रुकना बेकार हो गया, मैं वेगा की मदद नहीं कर पाया। पर वेगा को किसी मदद की ज़रूरत ही कहाँ थी। वेगा पावर एक ही ज़बरदस्त झटका न केवल वेगा के बंधनों को तोड़ता हुआ बल्कि वेगा के मिसाइलों से अलग ले उड़ा, बल्कि मिसाइल की दिशा में भी हल्का सा परिवर्तन कर गया था। राष्ट्रपति महोदय, आपका साहस प्रशंसनीय है, पर आपको यहाँ से चला जाना चाहिए था। और वेगा उस मिसाइल से बचता हुआ उड़ जाता है, हथौड़ा पर टूट पड़ता है वो। नूरिया गन पे और झपटती है, लेकिन वेगा तो फिर भी वेगा है, वो उसे पटकनी दे करके गिरा देता है। हथौड़ा वेगा का ये रूप देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रुक कहाँ जाता है बेटा, तुझे तो अपनी साजिश का हिसाब चुकाना है। और एक ही बार से वेगा उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पे भारी बूटों की आवाज़ें गूंजने लगती है। डॉक्टर नूरिया को होश आया तो सजल बनर्जी ने उसे निपटा दिया। तो बमों के बंडल इनके लिए काफ़ी होंगे वेगा। 15 अगस्त 1994 को ठीक सुबह 7:30 बजे बमों को समेट करके वेगा वहाँ से निकल पड़ता है और हथौड़ा को ले लेता है और राष्ट्रपति को ले लेता है। सीमा पार करने में भारत को पहुँचने में वेगा को बहुत अधिक खतरों का सामना नहीं करना पड़ता है और वे लोग वेगा पर निशाना साधते रहते हैं, किंतु वेगा पर निशाना नहीं साध पाते हैं। जल्दी ही वे भारत में थे। नकली राष्ट्रपति की क्या हालचाल है? वो काफ़ी समय तक कोमा में रहकर ख़त्म हो गया, पर हमने अभी तक उसकी मृत्यु की खबर को गुप्त रखा हुआ है। यह अच्छा किया, स्वागतम। तुम्हारे जाने के बाद अस्पताल पर एक बार हमला हुआ, पर हम लोग चौकस थे, उनमें से काफ़ी पकड़ लिए गए हैं वेगा। तुम्हारी बात ठीक निकली वेगा। मौत के बाद नकली राष्ट्रपति की पूरी जांच पड़ताल की। प्लास्टिक सर्जरी से राष्ट्रपति जैसी कटकाठी के किसी आदमी को राष्ट्रपति का रूप दे दिया गया। पता नहीं कब से उसे राष्ट्रपति की चाल, आवाज़, आदतों का अभ्यास करवा रहे होंगे। और यहाँ पर ये स्टोरी का बिल्कुल लास्ट टीम ख़त्म होता है, लेकिन अंत में एक बहुत झंझाटेदार न्यूज़ आती है। हैमर जेट कार्लोस कारावास में गया है। अगले दिन अखबार हैमर की खबर और वेगा की तारीफों से घिरे पड़े होते हैं, लेकिन तभी ही हथौड़ा जेल तोड़ करके फरार हो जाता है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। ये स्टोरी मित्रों आपको कैसी लगी? आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके आइएगा, बताइएगा और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल चल रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं।